चलिए, सो उम्मीद करता हूँ सारे स्टूडेंट लाइव आ गए होंगे। सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एज यू नो दैट थर्मोडायनेमिक्स का भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हीट ट्रांसफर फॉर ऑल नॉन फ्लो प्रोसेस। जितने भी नॉन फ्लो प्रोसेस होता है, यानी कि क्लोज सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम जितने भी होता है, चाहे वो मेरा आइसोबैरिक रहे, प्रेशर कांस्टेंट रहे, या फिर वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, आइसोकोरिक रहे, या टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, आइसोथर्मल रहे, या फिर पॉलीट्रोपिक रहे, पी पार एन इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर एडियाबेटिक रहे, पी पार गामा इक्वल टू कांस्टेंट, उन सभी के बारे में हम लोग देखेंगे कि हीट ट्रांसफर कितना होता है। क्योंकि अभी तक हम लोग वर्क ट्रांसफर के बारे में स्टडी कर चुके हैं, वर्क कैलकुलेशन जो वो देख चुके हैं, वर्क ट्रांसफर देख चुके हैं सभी प्रोसेस का, सभी नॉन फ्लो प्रोसेस का, राइट, या फिर क्लोज सिस्टम का। हीट ट्रांसफर मैंने आपको हीट बताया है कि हीट क्या होता है और वर्क क्या होता है, और मैंने ये भी बताया कि वर्क और हीट के बीच में क्या सिमिलरिटीज है और क्या डिससिमिलरिटीज है। लेकिन मैं अभी आप लोग को हीट कैलकुलेशन नहीं बताया हूं, तो आज हम लोग समझेंगे हीट कैलकुलेशन अलग अलग प्रोसेस का क्या देखने को मिलता है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जब मैं यहाँ पे बात करता हूँ ना हीट कैलकुलेशन का, तो आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मैं पहले क्यों नहीं बताया? पहले मैंने वर्क आपको बता दिया, वर्क बताया, वर्क कैलकुलेशन कंप्लीट मैंने बताया आप लोग को। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आइडियल गैस रिलेशन क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया कि हीट क्या होता है, फिर मैंने आपको हीट एंड वर्क के बीच में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस भी बताया था। लेकिन आपका हीट ट्रांसफर क्यों नहीं बताया था, हीट का कैलकुलेशन इसलिए बताया था बिकॉज इसके लिए जरूरत पड़ता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। तो मैंने इसीलिए पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझाया, देन इसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हीट के बारे में आपका पूरा इक्वेशन जो डेल क्यू इक्वल टू आता है वो डी यू प्लस डेल डब्ल्यू आता है। तो हीट को निकालने के लिए आपको इंटरनल एनर्जी पता होना पड़ेगा, सिर्फ वर्क से काम नहीं चलेगा। अब इंटरनल एनर्जी आपको पता ही है कि इन दोनों के बीच के अंतर से पता चला था, जब दो पाथ फंक्शन का डिफरेंस निकाले तो एक प्रॉपर्टी मुझे मिला, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। दैट्स व्हाई हम लोग को पढ़े इंटरनल एनर्जी पढ़ना पड़ा, फर्स्ट लॉ को पढ़ना पड़ा, उसके मुझे मिला, इसके बाद ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, लेकिन हाँ, मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि जब आप हीट ट्रांसफर निकाल रहे हो सारे प्रोसेस का, तो आपको पता होना चाहिए सारा वर्क डन, हर एक प्रोसेस का सारा वर्क डन आप लोगों को पता होना चाहिए, रटा पड़ा होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं तो एक बारी में आप लोग सभी जो है ना वो बताना चाहिए कि क्या क्या हो जाता है। अगर मैं बोल दूंगा जैसे कि कांस्टेंट प्रेशर का बताइए वर्क डन क्या होता है, तो डायरेक्ट बोलेगा पीडीवी हो जाता है सर, या फिर बोल सकते हो पी V2 माइनस V1 हो जाता है सर, ये भी आप लोग चाहे तो बोल सकते हो, वर्क डन इक्वल टू। अगर मैं वॉल्यूम कांस्टेंट तो डायरेक्ट आपको बोलना सर वर्क डन 0 हो जाता है। समझ गए? इस तरह से कुछ भी अगर मैं बोल देता हूं तो आप लोग को फटाफट बनाना। जैसे अगर मैं मान लो आपको बोल दिया एडियाबेटिक का, तो आपको पता है P1 V1 माइनस P2 V2, P2 V2 क्या जाता है आपका एडियाबेटिक गामा माइनस 1। वही अगर पॉलीट्रोपी रहा तो N माइनस 1। आपका अगर मैं बात करता हूं किसका, आइसोथर्मल का रहा, तो आइसोथर्मल के लिए लिखे थे वही कांस्टेंट इनटू ln V2 अपन V1। तो ये सब पता होगा तो बहुत बेहतर तरीके से आप क्या कर सकते हो, डील कर सकते हो हीट ट्रांसफर निकालना कैलकुलेशन। क्योंकि आज के भी इस लास्ट में जब मैं आपको टोटल बता दूंगा तो फाइनल वो चार्ट को में भर जाएगा, ये आपका जो चार्ट है ये फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले हम लोग डिस्कस किए थे सारे प्रोसेस के बारे में, फिर प्रोसेस के मैंने बताया था आइडियल गैस रिलेशन के बारे में, फिर आइडियल गैस रिलेशन के बाद हम लोग कैलकुलेट किए थे वर्क डन के बारे में, और आज हम लोग बात करेंगे हीट के बारे में। तो अभी तक आपको इतना पता है, वर्क डन तक पता है, आज आपको पता चलेगा हीट के बारे में, और यहाँ पे हीट वाला कॉलम भी पूरा फिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो यही आपका वर्क डन है, तो ये पांचों पता होना चाहिए कि जीरो कब होता है, ये कब होता है, एमआरटी या कांस्टेंट एलएन V2 अपन V1 में यहाँ याद करने बोला था, और ये तो आपका सिंपल आपका है। और इससे हीट ऑटोमेटिकली आपका इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो, कोई टफ नहीं है। और उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल रिलेशन कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। और उससे पहले सारे प्रोसेस, इसलिए मैंने कहा था ये सारे सारे क्या होता है, आपस में इंटरलिंक्ड है। एक को आप अच्छा कर लोगे तो चारों का चारों अच्छा हो जाएगा, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो डिस्कस करता हूं मैं यहाँ पे हीट ट्रांसफर फॉर डिफरेंट नॉन फ्लो प्रोसेस और क्लोज सिस्टम। सबसे पहले हम लोग प्रोसेस लेके चलते हैं आइसोकोरिक, कुछ भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू, आपका जो मन करेगा आप वही प्रोसेस उठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आइसो। आइसो मीन सेम, कोरिक माने वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है। अच्छा, इस केस में वर्क डन जैसे मैंने कहा आपको याद होना चाहिए, तो सर पीडीबी लेके चलते हैं, और पीडीबी के केस में अगर वॉल्यूम ही जीरो हो गया चेंज, तो पी इंटू जीरो यानी कि वर्क डन मेरा क्या आ जाता है, जीरो हो जाता है। जीरो आ जाता है, बिल्कुल सर जीरो आ जाता है, ठीक है। ठीक, अब देखो अगर मेरा वर्क डन जीरो हो गया, अब यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये हम लोग यूज किए वर्क कैलकुलेशन। अब ये जो हम लोग यूज करें ये आपका अकॉर्डिंग टू, ये हम लोग यूज करें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टीडी। क्या जानते हैं, डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब जब आपको यहां से पता चल गया
कि वर्क डन मेरा हो गया 0, तो क्या बच गया? ओनली du। यानी कि जब आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है तब जितना हीट देते हैं ना उससे वर्क डन कुछ नहीं होता, केवल और केवल उसका टेम्परेचर बढ़ता है। अब बोलेंगे सर टेम्परेचर मतलब कि इंटरनल एनर्जी व्यू, व्हाई? बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। क्या मैं बोल रहा हूं कि जो मेरा इंटरनल एनर्जी होता है, एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। केवल और केवल मेरा टेम्परेचर में ही डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी। तो अगर मैं बोला कि इंटरनल एनर्जी जितना, मान लो मैंने 10 किलो जूल का दिया हीट और वो मेरा कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक है, तो वर्क डन तो 0 हो जाएगा। और वर्क डन 0 हो जाएगा, पूरा का पूरा एनर्जी का यूज करेगा आपका इंटरनल एनर्जी बढ़ने में। और इंटरनल एनर्जी कब बढ़ता है? जब सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ेगा। जैसे कि आपको प्रैक्टिकल समझना है तो आप क्या करो, आपने 1 लीटर पेट्रोल डाला आपने बाइक में डाला, ठीक है, कंबसन हो रहा है, आपका इंजन स्टार्ट हो गया, बाइक चल ही नहीं रहा। कंबसन हुआ लेकिन इंजन नहीं चल रहा है, मान लो क्रैंक वगैरह कुछ ना कुछ आपका खराब है, जिसकी वजह से वो पावर आपका मिल ही नहीं रहा व्हील तक और चल ही नहीं पा रहा, जिसकी वजह से इंजन पूरा गरम इतना गर्म हो जाएगा कि जलने लगेगा, ऐसा लगेगा, है ना, कि धुआं निकलने लगा इंजन से। तो क्या बोलते हैं भाई, इंजन सर इतना मेरा धुआं निकलने लगा, वहां से जल रहा था कुछ, इंजन मेरा जल गया। जला क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। टेम्परेचर क्यों बढ़ा? क्योंकि वर्क कर ही नहीं पा रहा था, तो सारा का सारा हीट जो है वो इंटरनल एनर्जी में भी बढ़ाने में कर दिया, तो टेम्परेचर बढ़ गया, जल गया आपका कोई चीज, फिर इसको खुलवाते हैं, समझ गए? ये सबके साथ होता है। कभी देखोगे पंखा नहीं जलता है, पंखा नहीं चलता कभी कभार, है ना, पंखा जल जाता है, देखते धुआं निकलने लगता, कभी टीवी या कोई भी चीज जल जाता, क्यों? क्योंकि आपने जो वहां पे अब कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी है, यहाँ पे हम लोग हीट का बात करें बिकॉज वी आर इंजीनियर्स और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंजन के बारे में। अब वैसे तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वो भी एक तरह से है, वहां भी में हम लोग एनर्जी सप्लाई का वही मशीन है। इलेक्ट्रिकल आपने एनर्जी दिया, यानी एक तरह से हीट एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, उसका काम था उसको रोटेशन करवाना, मूव करवाना, वो करा नहीं पाया, तो वो हीट आपका कहाँ गया? वो उस चीज पार्ट्स को गर्म कर रहा, क्योंकि उसको भाई आप नहीं दोगे एनर्जी तो एनर्जी को बर्बाद करेगा, है ना, तो एनर्जी से क्या करने लगा, वो जलाने लगा सबको, धीरे धीरे गर्म जल जाता, खराब हो गया आपका। चलिए फिर आ जाता है यहाँ पे, फिर वो जलने के बाद बंद क्यों हो जाता? सर वो जलते रहना चाहिए ना, क्योंकि कनेक्शन लूप ब्रेक हो जाता ना, जब जलता तो तार आपका टूट जल गया, गलने की वजह से क्या होता, कनेक्शन पहुंच नहीं पाता, वो चीज होता है। आइडियल गैस इक्वेशन डेल क्यू इक्वल टू एमसीबी डीटी। अब देखो मैंने आपसे कुछ कहा था, मैंने आपसे क्या कहा था समझना, यहां से आपको दो चीज पता चलेगा, विच इज मोस्ट इंपोर्टेंट यूजुअल फॉर्मूला इन थर्मोडायनेमिक्स। क्या है वो? आपका ये वाला, लेकिन ये कहां से मिला पहले मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको कहा था कि हीट जो होता है, हीट किस में डिपेंड करता है? तो मैंने आपको कहा था मास पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मास अगर बढ़ेगा किसी चीज का तो हीट भी मेरा बढ़ेगा, मैंने आपको कहा था, बिल्कुल सर आपने कहा था। एंड हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर डिफरेंस भी होता है। क्यों? बिकॉज ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, है ना, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मेरा हीट क्या करता है? हीट मेरा फ्लो करता है, हीट मेरा क्या करता है? फ्लो करता है। यानी कि ये मेरा मास पे भी डिपेंड करता है और डेल्टी पे भी, इन दोनों को मिला देते हैं तो मेरा क्या बन जाता है? बन जाता है Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू डेल्टी। ये मैंने आपसे कहा था, और मैंने आपको ये सब मैं बता रखा हूं जब हीट का मैं डिफाइन कर रहा था तब। और फिर मैं कहा था जब भी किसी भी प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट आके जुड़ता है, तो जब मैं इस प्रोपोर्शनल को हटाऊंगा और बराबर करूंगा, कॉन्स्टेंट आके जुड़ता है, यहाँ पे कॉन्स्टेंट जुड़ता है सी कॉन्स्टेंट सिंपल M डेल्टी, और इसी कांस्टेंट को हम लोग बोलते क्या है? स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, जिसको याद करो, स्पेसिफिक हीट का हम लोग यूनिट देखे थे, स्पेसिफिक हीट को हम लोग डिफाइन किए थे कि एक आपके केजी 1 केजी के 1 डिग्री सेल्सियस को गर्म करने में कितना हीट लग रहा है, उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं। याद होगा आप लोग को, अगर भूल गए हैं तो देखिएगा, मैं पढ़ाया हूं, राइट। अच्छा, इनके हम लोग सर सिंपली लिख सकते हैं Q इक्वल टू M, यानी मास को आगे ले आते हैं, सी को इधर कर देते हैं, एम सी डेल्टी। लेकिन मैं आपको और एक कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या समझाया था? कि हीट आपका दो तरीके से ट्रांसफर होता है, याद है? एक मैंने कहा था कांस्टेंट प्रेशर लेके, एक कहा था कांस्टेंट वॉल्यूम लेके। क्या मैंने बताया था? स्पेसिफिक हीट का मैंने बात कहा था कि हीट दो तरीके से ट्रांसफर होती है, स्पेसिफिक हीट दो होता है, इसलिए मैं कहा था गैस का दो स्पेसिफिक होता है, मतलब कि सीपी भी हो सकता है और सीवी भी हो सकता है। कांस्टेंट प्रेशर जब बोलेगा तो सीपी, यानी इसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं हम लोग स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना हीट लगा और कितना प्रेशर लगा, इसमें मैंने आपको प्रूव भी करवाया था कि
Cp इज ग्रेटर देन Cv। क्यों? जब Cp लग रहा था तो वहां पे वर्क डन भी कर रहा था, समझ गए, और यूटिलाइजेशन हीट भी कर रहा था। और Cp के केस में वर्क डन तो जीरो होता है, जैसे आपको पता है। तो यहाँ पे केवल टेम्परेचर राइज करने में लग रहा था, इसलिए कम हीट का जरूरत पड़ा था। इसलिए वॉल्यूम के टाइम पे, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम के टाइम में हीट कम पड़ा था, स्पेसिफिक हीट का जरूरत कम पड़ा था, मतलब कम हीट दिए थे आप। क्लियर? इतना सबका पता है? ठीक है। मतलब सर Q इक्वल टू जो हम लोग लिखे यहाँ पे mc डेल्टी, ये पूरा सही नहीं है। ये हम लोग ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू m, या तो CpDT होगा, ये dt भी लिख सकते हो, इस तरह से dt भी लिख सकते हो, या डेल्टी भी लिख सकते हो, या फिर सर Q इक्वल टू m CvDT भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका यहाँ पे CpDT और CvD। क्यों? सर हीट ट्रांसफर करेगा या तो कांस्टेंट वॉल्यूम या कांस्टेंट प्रेशर में। अब यहाँ पे क्या आया, यहाँ देखो क्या आपका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो इसके लिए कौन सा इक्वेशन का यूज करोगे? आप करोगे mCpDT का। ये समझ आ गया? क्यों यूज करेंगे? अब देखो पूरा को मैं हटा देता हूं, सबको अगर हटा दिया तो इतना आपको समझ आ जाना चाहिए कि क्यों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अगर मैं डायरेक्ट बोलूंगा ना, अब इसके बाद जब भी मैं बोलूंगा कि Q इक्वल टू, बोलूंगा व्हेन वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, तो बताओ हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर आप बोलोगे सर हीट ट्रांसफर तो मेरा इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। बिल्कुल। क्यों? वॉल्यूम कांस्टेंट तो वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो खत्म, तो सर ये मेरे को बचा। और सर हम लोग चूंकि हीट इक्वल टू एमसी डीटी होता है, चूंकि यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इसको लिख सकते हैं एमसीवी डीटी। और कभी कभार क्या बोलते हैं, डायरेक्ट बोला जाता है इंटरनल एनर्जी दी एमसीवी डीटी। तो अगर कोई बोलेगा इंटरनल एनर्जी क्या है, तो सर ये हीट का एक फॉर्म है, कि देखो हीट के बराबर था, यहां भी हम लोग देखिए कि डी के बराबर ही था, लेकिन देखो अंतर क्या है कि हीट में रहा पाथ फंक्शन, और ये भी हीट ही है लेकिन ये है पॉइंट फंक्शन। समझ रहे हैं? एक मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी है, एक मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी नहीं है। एक मेरा इनएग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है और एक मेरा एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन है। एक को हम लोग चेंज दिखा सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट पे, ये आपका U2 माइनस U1 से दिखा सकते हैं। एक को हम लोग Q2 माइनस Q1 से नहीं दिखा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये कहां से आता है, इसमें मेरा वर्क और हीट के डिफरेंस से बना है मेरा, इसलिए प्रॉपर्टी है सिस्टम का। और चूंकि वर्क जीरो हो गया इसलिए केवल डी बचा। कंप्लीट हीट को टेम्परेचर जब कन्वर्ट हो जाता तो मेरा सिस्टम का प्रॉपर्टी हो जाता है, सिस्टम का। और क्योंकि प्रॉपर्टी को कहीं भी दिखा सकते हो कि इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस। हम बोलेंगे अभी पानी कितना गर्म है रे, तो आप बोलोगे सर 40 डिग्री सेल्सियस है, कूद जाइए सर। या बोलेगा 100 डिग्री सेल्सियस मत कूदिएगा, नहीं तो आपका छिल जाएगा पूरा शरीर, राइट। यानी आपने प्रॉपर्टी पता कराना कि भाई वेपर में है सर, वेपर कन्वर्ट होने वाला है। ये बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस में कूदिएगा, नहीं बर्फ है एकदम 0 डिग्री सेल्सियस भी कम ठंडा है, कहने का मतलब है। तो प्रॉपर्टी शो कर रहा है, लेकिन हीट थोड़ा ना पता चलेगा। हीट आपको नहीं पता, आपको टेम्परेचर ही कैलकुलेट करते हो, ठीक है, टेम्परेचर ही कैलकुलेट करते हो, राइट। तो ये चीज आपको पता चला, तो याद रखना आइडियल गैस इक्वेशन से हम लोग करते हैं डी इक्वल टू एमसीवी डीटी, और यहां से आप लोग लिख सकते हो कि डी इक्वल टू एमसीवी डीटी। ठीक है, क्या बात है सरिका, आप स्माइल क्यों कर रहे हैं? अच्छा ओके, तो यहां पे क्या आ गया, डी इक्वल टू एमसीवी डीटी, कोई बात नहीं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है। अब यहां से बात आता है, अब बात करते हैं हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के बारे में, क्यों दोनों के बीच में रिलेशन स्टैब्लिश करेंगे उसका जान लो। अब जैसे आ गया कांस्टेंट प्रेशर, फिर से वही बात है, वर्क डन इक्वल टू मेरे को क्या पता है सर पीडीवी, बिल्कुल सही बात है। और मेरे को फर्स्ट लॉ क्या पता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मुझे पता है कि सर डेल क्यू इक्वल टू लिखते हैं डीयू प्लस डेल डब्ल्यू, राइट। अच्छा डेल डब्ल्यू अभी मैंने कहा वर्क डन क्या होता है इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर पीडीवी सर, या बोल सकते हो V2 माइनस V1, ये हम लोग वर्क डन जानते हैं। देखो मैं आपको दिखा दे रहा चार्ट, मैं आपको बता रखा हूं ये चीज होता है, राइट। मैंने यहाँ पे वैल्यू बस पुट कर दिया, पीडीवी मैंने लिखा, ये मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब देखो जब मैं लिखा कि डी यू इक्वल टू पीडीवी, तो आप देखोगे यहां भी डी है और यहां भी डी है, तो मैंने क्या करा, डी को एक साथ में कॉमन में रख लिया। देखो मैंने क्या करा, समझो मेरी बात, डी को मैंने बाहर कर दिया, पी और वी को अंदर कर दिया, पी एन प्रेशर वॉल्यूम को अंदर कर दिया, क्योंकि डी तो चेंज बताता है, आपको पता ना डीवी में डी क्या बता, डी बताता चेंज को और वी बताता वॉल्यूम को। तो जो यहां था मेरा पी डी एंड वी, तो मुझे पता है कि पी मेरा है प्रेशर और वी मेरा वॉल्यूम, और डी बताता चेंज इन वॉल्यूम। एक काम करते हैं प्रेशर वॉल्यूम प्रॉपर्टी को एक साथ कर लेते हैं, तो प्रॉपर्टी को एक साथ मैंने ब्रैकेट कर लिया चेंज। अब क्यों करा अभी समझना, यहाँ पे आपको और एक नया चीज पता चलेगा एंथैल्पी के बारे में, है ना, जो आपको और एक नया चीज पता चलेगा। देखो तो मैंने यहाँ पे क्या पता चला, डी यू, और यहाँ पे पता चला डी इंटू पीवी। तो मैं क्या करता हूँ, डी को कॉमन ले लो, क्योंकि यहाँ भी डी है यहाँ भी डी है, तो डी कॉमन ले लो तो पता चल गया यू प्लस पीवी। अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, अब यहां पे क्या कर सकते हैं, क्योंकि एंथैल्पी जो होता है मेरा H, ये हम लोग जानते हैं U प्लस पीवी होता है।
इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर इनटू वॉल्यूम का मल्टीप्लाई को हम लोग एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी इज अ टाइप ऑफ हीट कहते हैं ना। एक क्वेश्चन में आप लोगों को करवाया था कि इसको भी हीट कहते हैं, पता क्यों? कि देखो ये हीट के बराबर हो जाता है। तो कहीं ना कहीं लेकिन फिर से वही कहानी है, जैसे अभी देखे थे कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू, उसी तरह यहाँ पे देखा डेल क्यू इक्वल टू डी एच। मतलब ये दोनों का दोनों मेरा पॉइंट फंक्शन है ना? क्या है? मेरा पॉइंट फंक्शन है। और ये दोनों का दोनों मेरा आखिर है हीट, तो दोनों पाथ है। ये पाथ है लेकिन ये दोनों पॉइंट है, दोनों प्रॉपर्टी है सिस्टम का। ये भी डी से दिखा रहे, चेंज दिखा रहे इनिशियल फाइनल को। सिर्फ समझ गए? ये पॉइंट फंक्शन हो जाता है। यानी कि आप एंथैल्पी को भी हीट बोल सकते हो और इंटरनल एनर्जी को भी हीट। कब? जब आपका क्वेश्चन वॉल्यूम बोलेगा तब, क्योंकि होता है, लेकिन हाँ ये प्रूव किया गया। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर जब हीट के साथ इसको कंपेयर कर दिया और फिर मुझे पता है कि Q इक्वल टू होता है एम सी डी टी, तो आप बताओ इसको मैं लिख सकता हूं कि Q इक्वल टू एम सी पी डी टी, क्योंकि इस केस में मेरा प्रेशर कांस्टेंट था। तो बिल्कुल यहाँ पे स्पेसिफिक हीट क्या करेंगे हम लोग? सी पी होगा। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? स्पेसिफिक यहाँ पे ये लेके चलेंगे। यानी कि अब अभी आपको समझ आया कि डेल क्यू इक्वल टू जब मेरा डी एच आ जाता है तो हो जाता है एम सी पी डी टी। तो इन शॉर्ट में आपको डेल क्यू नहीं बोला जाता, आपको डायरेक्ट डी एच इक्वल टू लिखा जाता है। एक आपको मिलता है डी एच इक्वल टू मिलता है एम सी पी डी टी। और सेम अभी हम लोग पता किए क्या कि डी यू इक्वल टू एम सी बी डी टी। दोनों में अंतर क्या? कुछ नहीं। एम सी पी डी टी, एम सी डी टी पर अंतर यह है कि एक जगह आपको नजर आ रहा है सी वी, एक तरफ नजर आ रहा है सी पी। अब सर याद कैसे रखेंगे इसको? मान लो इतना तो डेरिवेशन समझने के लिए था, सर याद कैसे? वही आप यहाँ लिख दिया गया चेंज इन एंथैल्पी, डेल क्यू इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी के बराबर आया है ना। और एंथैल्पी होता है एच प्लस यू प्लस पीवी। अब याद कैसे रखेंगे? मैं आपको ट्रिक समझा रहा हूं। आप लोग एचपी का लैपटॉप सुने होंगे या फिर यूज किए होंगे। एचपी का लैपटॉप आता है एचपी। और आप युवराज सिंह को भी जानते हो, इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट प्लेयर है ना, जो वर्ल्ड कप को जिताने में सबसे ज्यादा योगदान मैं बोल सकता हूं कि वन ऑफ द मोस्ट की प्लेयर थे, जिनके वजह से आज हम लोग के भारत के पास एक दूसरा वर्ल्ड कप है। युवराज सिंह, जिसको हम लोग शॉर्ट में किस नाम से जानते हैं? यूवी। हम लोग बोलते हैं ना यूवी 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 यूवी। अब क्यों मैंने ये बताया? ट्रिक के लिए। जब आपका बोला जाएगा चेंज इन एंथैल्पी डीएच, ये तो आपको पता है कि हीट के बराबर ही हो जाएगा, यानी कि एम सी डी टी तो होगा ही दोनों के केस में, चाहे डी यू का बोले तो एम सी डी टी होगा ही। लेकिन जब आपको बोला जाए ना यहाँ पे क्या कि एंथैल्पी एच है, तो देखना एचपी का लैपटॉप मतलब सीपी आएगा। और जब आपको बोलेगा यू दिया है इंटरनल एनर्जी, तो यू भी 6 छक्का वाला यू भी यानी सी भी। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो। बाकी ये दोनों याद रखना कि ये डेल क्यू का बराबर हुआ था, हीट के बराबर दोनों में आया था। अच्छा, यहां से सर एंथैल्पी एक्सप्लेन प्लीज। हाँ मैं करा दूंगा एंथैल्पी, है ना। एंथैल्पी एक्सप्लेन करेंगे अभी। अभी मैं आपको बता रहा हूं इससे और कितना क्वेश्चन बनता सारे मैं बता देता हूं। एक क्वेश्चन और एक पूछा जाता है क्या आपसे? पूछा इस तरह जाएगा कि बताइए व्हेन, आपको पूछा जाएगा व्हेन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी। आपको पूछा जाएगा व्हेन, इस तरह से लिखा पूछा जाएगा कि कब हीट ट्रांसफर, आपको पूरा कहानी बताएगा। देयर इज ए कंप्रेस गैस, है ना, अ प्रोसेस इन विच हीट इज कंप्रेस, तब कहा जाएगा व्हेन देयर इज हीट ट्रांसफर, व्हेन हीट ट्रांसफर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये अगर आए तो ध्यान रखना आप लोग को बोलना एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो मेरा हीट ट्रांसफर होता है डेल क्यू होता है, वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का डी यू का एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सेम क्वेश्चन यहाँ पे एक बनता है कि बताइए कब मेरा चेंज इन हीट ट्रांसफर, या फिर हीट ट्रांसफर बोलेगा, हीट ट्रांसफर इज चेंज इन एंथैल्पी। तो याद रखना इन केस ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम, सॉरी इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर, इन केस ऑफ कांस्टेंट प्रेशर। ये याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है इसलिए मैं बना दिया। अब बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। यहां से मुझे पता चला कि सर एंथैल्पी मेरा तो प्रॉपर्टी है या सिस्टम का प्रॉपर्टी। क्यों? क्योंकि आगे में मेरा डी लगा हुआ था और U प्लस पीवी हम लोग को पता था U प्लस पीवी इक्वल टू होता है H। लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि H मेरा पॉइंट फंक्शन है या मेरा पाथ फंक्शन है। मतलब सिस्टम का प्रॉपर्टी क्या इसको डेल एच लिखेंगे या डी एच लिखेंगे? लेकिन आगे इसका डी था ना, तो इसके आगे एच लग गया, यानी कि ये बनेगा तो डी एच। डी जैसे बन गया यानी चेंज बता रहा है, यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं H2 माइनस H1, यानी कि सिस्टम का प्रॉपर्टी हो गया। और ये मेरा पॉइंट फंक्शन हो गया, ये मेरा क्या हो गया? पॉइंट फंक्शन हो गया ना। अच्छा, अब जैसे मुझे पता चला कि ये मेरा क्या हो गया? सिस्टम का
प्रॉपर्टी मेरे को पता चल गया। अब आपको ये भी पता है सर प्रॉपर्टी तो दो तरह का होता है, एक होता है मेरा एक्सटेंसिव और दूसरा होता है मेरा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव जो कि इंडिपेंड ऑफ मास होता है, जो डिपेंड नहीं करता है, ये क्या करता है, नॉट डिपेंड ऑन मास। लेकिन एक्सटेंसिव मेरा डिपेंड करता है, ये क्या करता है मेरा डिपेंड करता है किस पे, मास पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने कहा था ऑल एनर्जी या फिर एंथैल्पी हो गया, है ना, ये सभी हो गया एक्सटेंसिव पे डिपेंड करता है। एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, है ना, समझ, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारे। इसके अलावा वॉल्यूम, मास, ये सब क्या है एक्सटेंसिव। और इंटेंसिव में जैसे आपका चेंज इन टेम्परेचर, प्रेशर, ये सभी क्या आ जाएगा, डेंसिटी, ये सभी किसमें, इंटेंसिव में। यानी कि ये कैसा प्रॉपर्टी है, ये मेरा एक्सटेंसिव है क्योंकि मास पे डिपेंड करता है। क्यों बोलेंगे सर, क्योंकि ये बेसिकली हीट के चेंज से आया है, इसी के लिए ये मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। क्योंकि हीट पता नहीं कब कितना देगा, कोई अता पता है नहीं, तो मास पे डिपेंड करता है कि कितना हीट का एक्सचेंज हुआ है मास के फॉर्म में। इसीलिए यहां पे भी जो हम लोग बात किए थे ना इंटरनल एनर्जी का, जो प्रूव किए थे, ये भी मेरा प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको भी हम लोग क्या लेके चलते हैं, एनर्जी है ना, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि वो तो समझ गए कि एनर्जी सर हमेशा एक्सटेंसिव है, लेकिन ऐसे फंडामेंटली आपको समझना है तो ऐसे समझ सकते हो सर ये भी आपका किससे बना, हीट के चेंज से बना, और हीट पाथ है, और हीट जो होता है वो मास पे डिपेंड करता है, पता नहीं कितना कब कितना या कोई पॉइंट पे नहीं है, इसीलिए दोनों का दोनों होता है क्या मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आगे चलकर जब मैं आपको बताऊंगा एंट्रोपी का, तो भी हम लोग क्या हो जाता है, डीएस होता है, क्योंकि वो भी आपका डेल क्यू के बराबर ही आता है, डेल क्यू अपन टी। टेम्परेचर के बिहाफ में अगर मैं टेम्परेचर को हटा देता हूं तो डेल क्यू इक्वल टू डीएस लिखते हैं, तो भी हीट से ही बनता है मेरा एंट्रोपी जिसको बोलते हैं। इसलिए एंट्रोपी भी आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, लेकिन होता था एक्सटेंसिव क्योंकि डी के फॉर्म में, लेकिन हीट से आ रहा है इसलिए एक्सटेंसिव। क्लियर। तो कहा गया एंट्रोपी इज ए थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, बट कैसा है एक्सटेंसिव। और वही बात है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या लेके चलते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ मास लेके चलते हैं। तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा मास से, इसलिए कैपिटल एच होता है और स्मॉल एच होता है। कैपिटल क्या एच होता है, ये इसको बताता है मेरा टोटल एंथैल्पी को बताता है, टोटल एंथैल्पी मेरा बताता है, या फिर ये बताता है मेरा एक्सटेंसिव का बिहेवियर को, ये मेरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। लेकिन जैसे छोटा एच हो गया ना, इसका मतलब क्या है, ये मेरा इंटेंसिव बन चुका है, इंटेंसिव बन चुका है, या फिर इसको बोलेंगे कि ये मेरा मास इंडिपेंडेंट है। ये क्या है मेरा मास इंडिपेंडेंट है, जबकि ये मास पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड कर रहा है, मास डिपेंड, क्योंकि टोटल एंथैल्पी है ना। या फिर ये बोल सकते हैं कि छोटा एच जो है ना, ये बड़ा एच को हम लोग मास से डिवाइड किए हैं तब आया है। सेम विद दी एस, एस भी एक बड़ा होता है एक छोटा एस होता है, एंट्रोपी का बात कर रहे हैं, ये भी बड़ा एस को जब मास से डिवाइड करते हैं तो आपको छोटा एस मिलता है। सेम विद अगर बात करेंगे इंटरनल एनर्जी भी दो देखने को मिलता है, बड़ा यू छोटा यू। बड़ा यू को जब मास से डिवाइड करते हैं तो इंटेंसिव बन जाता है छोटा यू। स्पेसिफिक मतलब यूनिट मास। ये आपका हो गया क्या, अगर जैसे मैंने कहा कि ये यू है, ये एच है और ये एस है, तो ये आपका टोटल एनर्जी, टोटल इंटरनल एनर्जी, टोटल एंथैल्पी और टोटल एंट्रोपी। लेकिन मैं बोलूंगा छोटा यू, छोटा एच, छोटा एस, ये सब क्या है, ये आपका यूनिट इंटरनल एनर्जी है, यूनिट एंथैल्पी और यूनिट एंट्रोपी है। क्लियर, वेरी नाइस। चलिए, तो दिस इज द पॉइंट। सो चेंज इन एंथैल्पी, change in enthalpy is the amount of heat transfer at constant आपका प्रेशर। वही लिख दिया कि चेंज इन एंथैल्पी जो होता है इक्वल टू हो जाता है, यहाँ पे इक्वल लिखना चाहिए था, हाँ, या फिर ऐसे भी हो सकता है, चेंज इन एंथैल्पी इज अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। चलिए, बाकी मैंने अभी कहा दिया कि डीएच इक्वल टू एमसीवी डीटी आपका लिख सकते हैं डी इस केस में। चलो, ये हो गया सेकंड प्रोसेस। बात करते हैं थर्ड प्रोसेस के बारे में। थर्ड प्रोसेस योर आइसोथर्मल, जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। और हम लोग को पता है कि इस केस में इंटरनल एनर्जी जो होता है वो टेम्परेचर का फंक्शन करता है। देखो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या, जैसे मैं बोलूंगा फादर आपके घर के मेन लीड हो जाते हैं, तो फादर जो होता है ना, ऐसे बोलूंगा, एक सेकंड, फादर नहीं बोलूंगा, जैसे बोलूंगा आप सारे बच्चे हैं, है ना, जैसे आपका कोई भाई है, ब्रदर है, आप खुद हो गए, आप हो गए यू, आपकी मदर है, आपकी कोई सिस्टर है ना, या फिर पेरेंट्स वगैरह है। ये इज द फंक्शन ऑफ फादर का सैलरी। क्या मतलब, सैलरी सर अगर पापा का बढ़ेगा तो हम सबके लाइफ का, सबके जीवन का स्तर भी बढ़ेगा, हर एक चीज में बढ़ेगा। अगर पापा के सैलरी घटेगा तो हम सब में उसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। सैलरी बहुत बड़ा 4 लाख हो गया तो सर हम लोग सब घूमेंगे, सबका लाइफ मस्त हो जाएगा, राइट। फंक्शन है ना, वही सेम चीज है कि यानी कि ये अगर बढ़ा घटा तो ये भी होगा। यही सब तरीका मैं अपनाता हूं, और क्या करूं इजी करने के लिए।
तो यही सेम होता है कि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली केवल इसी पे ही डिपेंड करता है और किसी में नहीं। उसी तरह आपका लाइफ कितना अच्छा है, जितना खा पी रहे हो, क्या पढ़ाई कर रहे हो, आप जो चीज चाहते हो मिलता है कि नहीं, पड़ोस में कितना कमा रहा है ना, आपका दोस्त कितना कमा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पापा कितना कमा रहे हैं, अगर जो आपके काम करने वाले, अगर मान लो मम्मी भी जॉब कर रही है, वो कितना कमा रहे हैं, वही आपके भैया भी कमाते तो आपको लाइफ नहीं अच्छा बना देंगे, हेल्प करेंगे, अलग बात है। आपके भैया आपके हेल्प करेंगे क्योंकि आप खुद सोचो ना, उनका अपना लाइफ होगा। हाँ, जब तक बैचलर रहेंगे वो अलग बात है, लेकिन अगर मान लो उनका भी शादी हो गया तो उनका भी बच्चा, उसका भी लाइफ है, तो वो आपको ज्यादा नहीं दिखेगा। चार भाई है, सबको नहीं देखने जाएगा ना। लेकिन पापा ऐसे होते हैं कि वो तो भाई बच्चा के लिए जान दे दे अपना, है ना, तो हम ही लोग के लिए यही जिंदा। राइट राइट। तो ये चीज है, सेम इसके साथ है भाई, ये जैसा कम हो जाएगा तो ये भी कम हो जाएगा। यानी कि अगर मैं बोलूंगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, तो चेंज इन टेम्परेचर भी जीरो, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी कि T2 माइनस T1 इक्वल टू जीरो, और माइनस को उधर ले जाएंगे तो T2 इक्वल टू T1 बराबर हो जाएगा। कब? जब Du इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी U2 माइनस U1 इक्वल टू जीरो और U2 इक्वल टू U1। जब इंटरनल एनर्जी सेम तो टेम्परेचर भी सेम, ये ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से डेल क्यू निकाल लेते हैं, हीट का ट्रांसफर कितना होता है। तो मेरे को पता है ये फर्स्ट लॉ होता है, और यहां जब मैं बोला कि आइसोथर्मल है, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, यानी कि डीयू भी जीरो, यानी कि बीच वाला ये आपका जीरो हो जाएगा। तो एक केस ऐसा था जहां पे हम लोग बात किए थे आइसोकोरिक के केस में आपका वर्क डन हो गया था जीरो। एक सेकेंड, क्या हो गया था आपका? वर्क डन हो गया था जीरो। लेकिन यहां पे क्या देख रहे हैं, इंटरनल एनर्जी हो जा रहा है जीरो। यहां पे जितना आप हीट दे रहे हो वो कंप्लीट मेरा किसमें वर्क कर दे रहा है, वर्क 100% वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है। यदि अगर आपको हीट का कंप्लीट यूटिलाइजेशन चाहिए वर्क में, विच इज ए लो ग्रेड एनर्जी, आपको पता है कि ये लो ग्रेड एनर्जी होता है, कंप्लीट हीट का यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको आइसोथर्मल केस लेना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर एक चीज मेरे को बताइए, आपने कहा था कि ये होता है लो ग्रेड एनर्जी, जबकि हीट होता है लो ग्रेड। जैसे मैंने नहीं कहा था, बीटेक आईटीआई डिप्लोमा एमटेक बीटेक कई सारे बच्चे आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो उसी एनर्जी का यूज कर रहे हैं, उस फील्ड में जॉब कितना कर रहे हैं, उसमें जाके देखो कि कौन पीएसयू में जॉब कर रहा है, कौन आपका इसरो डीआरडीओ में जॉब कर रहा है, सच में एक इंजीनियर जैसा जॉब जिसके लिए पढ़ा है। आप बोलेंगे सर मैं इंजीनियरिंग कर लिया हूँ बीटेक और मैं ग्रुप डी में जॉब लगा, एनटीपीसी में जॉब लगा हूँ, तो फिर मैं उसको नहीं मायने रखूंगा। टेक्निकल में ही अगर आपका लगा तो मैं बोलूंगा, या बैंक में जॉब कर रहा हूँ, तो भाई आपने क्यों करा है, आप भाई उससे अच्छा से बीएससी वगैरह करते और निकालते फिर, है ना, तो वेस्ट ऑफ मनी या टाइम हो गया। तो ये लो ग्रेड है और ये हाई ग्रेड है, तो ये लो से हाई कंप्लीट नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू आता है। अगर 10 का हम लोग करना चाहेंगे कन्वर्ट, तो ये 7 होता है, 6 होता है, जितना होता है 6 मान लो, 4 का लॉस, कुछ लॉस भी होता है। एनर्जी कंजर्वेशन को तो फॉलो करेगा कि एनर्जी नेदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, तो ये 10, तो ये भी कुल मिलाकर 10 ही होगा। बट माई पॉइंट इज, ये तभी पॉसिबल है जब आइसोथर्मल लेंगे। फिर आप बोलेंगे सर आपने कहा था ये कभी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल क्यों, कि कौन सा आइसोथर्मल प्रोसेस आपका पॉसिबल है? क्या आइसोथर्मल प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल है? नहीं। इट्स ऑल्सो आइडियल, ये मेरा आइडियल के लिए यूज होता है, ये मेरा हाइपोथेटिकल है। याद है आप लोग का क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या कहा था? क्वासी स्टैटिक प्रोसेस प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कि प्रैक्टिकली क्या है, वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, कि आपका वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, प्रेशर भी चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के रह रहे थे ये। और उसका एग्जांपल था आइसोथर्मल, ये ग्राफ बना था आइसोथर्मल का। उसी समय हम लोग पढ़े थे कि आइसोथर्मल प्रैक्टिकल साइकिल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है ना, इसको आप लोग प्रैक्टिकली नहीं कर सकते। तो ऑब्वियसली बात है ये भी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ थ्योरी है तो थ्योरी पढ़ना तो जान लो, है ना, थ्योरी पढ़ना तो जान लो कि ये एक तरह से होता है। चलिए, और विच इज नॉट पॉसिबल यहां देखो लिख दिया गया है, हाइपोथेटिकल है, राइट। तो ये हो नहीं सकता, लेकिन अगर आइडियली है, कोई पूछे तो याद रखना डीयू को जीरो करके कर सकते हैं, राइट। और ये आपका आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे था, वर्क डन। अच्छा हाँ, वर्क डन। अब देखो एक बड़ा बहुत ही मस्त इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। आप लोग को याद होगा कि वर्क डन के केस कितना था आइसोथर्मल के केस में वर्क डन, तो मैंने कहा था वही ClN V2/V1, यही है। यहाँ पे एमआरटी कुछ नहीं है, आप लोग को पता कि पीवी इक्वल टू कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं, तो कॉन्स्टेंट के जगह में पीवी बोल सकते हैं, और पीवी इक्वल टू मेरा एमआरटी भी होता है, तो कॉन्स्टेंट के जगह हम लोग एमआरटी भी पुट कर सकते हैं। तो सी के जगह में आप कुछ भी ले लो। संडे को क्लास होती है डियर, मैराथन चलता है, बट इस बारी वाला संडे में मैं थोड़ा सा हो सकता हूं कि जाऊं बाहर, शायद आपका हो सकता नहीं क्लास, शायद कल भी आपका क्लास नहीं हो सकता मेरा, आज शायद आप लोग का लास्ट क्लास होने वाला, या फिर कल अगर क्लास लेंगे तो मैं आप लोग का डे में ही ले लूंगा, अगर मैं कहीं जाता हूं तो, क्योंकि एक है इमरजेंसी है, बट अगर मैं उसको अवॉइड कर सकता हूं तो ट्राई करूंगा, लेकिन हो सकता है जाना भी पड़े। चलिए, तो ये था, और इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका क्या, पीवी लिख सकते हैं, PV ln V2/V1, या फिर
पीवी इक्वल टू एमआरटी था तो एमआरटी ln V2/V1 ये लिख सकते हैं। और देखो चूंकि हीट इक्वल टू वर्क डन है, यानी कि जो वर्क डन मिला वही बराबर हीट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे डेल क्यू भी आपका ln V2/V1 होगा, या फिर पीवी ln V2/V1 होगा, या फिर एमआरटी ln V2/V1 होगा, या फिर आपको और एक चीज पता है कि पीवी इक्वल टू हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट प्रोसेस के लिए क्या लिखते हैं, P1V1 इक्वल टू P2 V2 भी करते हैं, और यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, P1 बटा P2 इक्वल टू V2/V1। तो V2/V1 के जगह में हम लोग चाहे तो इसको रिप्लेस कर सकते हो P1/P2 भी, तो 4-6 फॉर्म आपका और बन जाता है। इसके अलावा P1 ये P1V1 इक्वल टू लिख सकते हो, तो और आपका 2 और जुड़ गया। ठीक है, चलिए इस तरह कई बना सकते हो, तो समझ गए, यानी कि इन केस ऑफ आइसोथर्मल जितना हीट होता है उतना वर्क होता है, हीट एंड वर्क में कोई चेंज ही नहीं, क्यों, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया। ठीक है, तो इफ द प्रोसेस इज टेकन प्लेस एट वेरी लो, वही मैंने कहा था बहुत स्लो प्रोसेस करेंगे तब जाके पॉसिबल है the total heat can be converted into total work, practically not possible। चलिए ये हो गया थर्ड प्रोसेस। आप बात करते हैं किसके बारे में, एडियाबेटिक के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे यहाँ पे हम लोग एडियाबेटिक के बारे में बात यहाँ पे करेंगे। चलिए क्या चीजें समझ इतना आ रहा है, एक बार सारे स्टूडेंट बताइएगा क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। क्या यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, बताइएगा। यस, चलिए थैंक यू सो मच। देखो बच्चे यहाँ पे 12 देखते हैं, 15 देखते हैं, 20 देखते हैं, 30 देखते हैं, रिप्लाई बहुत कम करते हैं, है ना। आप रिप्लाई करना सीखो, इट्स अ वेरी गुड थिंग, है ना। क्लियर 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 क्लियर, ओके थैंक यू सो मच सरिका, सरफराज, कोमल, अहमद। चलो अब बात कर लेते हैं एडियाबेटिक। एज यू नो दैट एडियाबेटिक मींस क्या होता है, ना हीट आएगा ना हीट जाएगा, ऐसा लॉक हो जाता है ना हीट आएगा ना हीट जाएगा, हीट को कंप्लीटली लॉक कर देते हैं। तो हीट ट्रांसफर यहाँ जीरो है, तो डायरेक्ट आंसर आ गया कि हीट यहाँ ना आएगा ना जाएगा। बट अगर कोई बोले फिर भी तो क्या वर्क डन, तो फिर क्या इक्वेशन कैसे बनेगा फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग देखोगे ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे जीरो इक्वल टू निकलेगा डी प्लस डेल डब्ल्यू। तो अगर आप वर्क डन निकालना चाहोगे ना तो ये माइनस इंटरनल एनर्जी हो जाएगा, या फिर ऐसे करो कि इंटरनल एनर्जी निकालना चाहोगे तो माइनस वर्क डन, यानी कि इस केस में आपका नेगेटिव वर्क हो रहा है, नेगेटिव वर्क होता है, ध्यान रखना एडियाबेटिक केस में नेगेटिव वर्क हो जाता है, नेगेटिव वर्क। जो भी काम अगर यहाँ पे अगर या फिर ऐसे भी बोल रहे हैं, देखो आप समझो मेरी बात, आप एक ऐसा प्रोसेस ले रहे हो जहां पे आप हीट ही देना नहीं चाहते हो, हीट ही देना नहीं चाहते हो, लेकिन आप काम करवाना चाहते हो। मेरे को बताओ आपका क्या बाइक चलेगा अगर आप पेट्रोल ही नहीं डालोगे, डीजल ही नहीं डालोगे, कोई भी इंजन बिना पेट्रोल डीजल का क्या आप किसी भी बाइक को कार को चला सकते हो, नहीं ना। अगर आप चलाना चाहते हो कैसे चलेगा, ऑब्वियसली बात है उसके इंटरनल एनर्जी से ही चलेगा। तो वही यहाँ पे बताया गया कि अगर वर्क हो रहा है तो किसके वजह से, इंटरनल एनर्जी। वो नेगेटिव क्यों, क्योंकि वो अपना इंटरनल एनर्जी को दे रहा है। यहाँ तो क्या होता था जब हीट मिला ना तो इंटरनल एनर्जी कुछ जाके स्टोर हुआ, 10 हुआ तो 2 यहाँ स्टोर हुआ, 8 का काम किया, वर्क डन हुआ यहाँ पे 8 का। ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है, इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी सेव था उसी से यूज, अगर ऐसा कोई डिवाइस बना सकते हो तो बनाओ कि इंटरनल एनर्जी नेगेटिव मतलब वो घट के वो वर्क डन कहीं कन्वर्ट कर रहा है, तब जाके वर्क हो रहा है, तब जाके वर्क हो रहा है। तो इस तरह का है, यानी यहाँ पे क्या हो जाता है, इंटरनल एनर्जी मेरा नेगेटिव हो जाता है, डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। क्योंकि अगर आप वर्क करवा भी रहे हो, है ना, कोई ऐसा मशीन लगवा के, तो नेगेटिव वर्क देखने को मिलता है। तो दिस इज योर एडियाबेटिक, दिस इज योर एडियाबेटिक। चलिए अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट दैट इज कॉल्ड योर पॉलीट्रोपिक। पॉलीट्रोपिक के लिए आपको पता पी पर एन इक्वल टू कांस्टेंट ले लेते हैं, और इस केस में देखो आप बोलेंगे सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं लिखे, क्योंकि यहाँ पे देखो एडियाबेटिक में पी पर गामा इक्वल टू कांस्टेंट हम लोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे हीट ही जीरो हो जाता ना डायरेक्ट। ये कहानी मेरे को पता है क्योंकि हम लोग हीट वर्क और इंटरनल एनर्जी का बात करते थे, हीट तो मेरे को डायरेक्ट पता चल गया, तो डायरेक्ट इक्वेशन बनाएंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग निकाल क्या रहे हैं, निकाल रहे हैं हम लोग हीट ट्रांसफर, तो हीट ट्रांसफर का डायरेक्ट मिल रहा है। पॉलीट्रोपिक केस में हीट ट्रांसफर तो ऐसा नहीं कि जीरो होता है, कि वो तो ले नहीं सकते हैं,
तब क्या करेंगे, तो हम लोग दूसरा अपना कोई लगाएंगे जुगाड़। जुगाड़ ये है कि मेरे को लिखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, क्या हो जाता है कि डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू। अब यहाँ पे क्या करते हैं, बस वैल्यू पुट कर दे, दैट्स इट, ज्यादा कोई दिमाग नहीं लगाते हैं। ग्राफ कुछ नहीं है डियर, ये मैं आपको बता रखा हूं इसलिए ग्राफ मैंने नहीं बताया। ये दो के बीच में स्लोप है, जैसे देखो एडियाबेटिक और आइसोथर्मल, आपको पता है कि एडियाबेटिक का स्लोप ज्यादा होता है। मैं जब बताया था ना, याद करो एक्सपेंशन कंप्रेशन का ये वाला ग्राफ, तो इस ग्राफ में मैं आपको बता रखा हूं, इसी में दिखाया गया है कि एक होता है जैसे आपका प्रेशर कांस्टेंट का, ये था आपका टेम्परेचर कांस्टेंट का, ये था आपका पॉलीट्रोपिक का, और ये था आपका एडियाबेटिक का। यहाँ पे पीवी पे पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी पे पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पे स्लोप किसका ज्यादा है, एडियाबेटिक का ज्यादा स्लोप है। अगर एडियाबेटिक और आइसोथर्मल इन दोनों में कंपेयर करेंगे एक और दो, तो स्लोप किसका ज्यादा है, एडियाबेटिक। वही स्लोप कहा गया, स्लोप ज्यादा किसका है, एडियाबेटिक का। मैं बता रखा था इसलिए नहीं करा, इसलिए नहीं बताया, ठीक है। ओके, तो मैं क्या करा यहाँ पे बस वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी इक्वल टू क्या लेके चल सकते हैं, तो बोलेंगे सर यहाँ पे क्या लेके चलेंगे, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूं, लेके चलता हूं एमसीवी डीटी को, याद रखना क्या लेके चलेंगे, क्योंकि देखो डीयू है ना, याद करो सर, एक था मेरा डीएच, एक था मेरा डीयू, तो सर यूवी युवराज सिंह यूवी यानी एमसीवी डीटी, और एचपी का लैपटॉप सर एमसी एचपी सीपी डीटी, क्लियर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा एमसीवी डीटी, और वर्कडन क्या हो जाएगा, जो पॉलीट्रोपिक का वर्कडन होता है उसको वैल्यू को पुट कर दो, क्या होता है वर्कडन, याद है वो आप लोग, P1 V1 माइनस P2 V2, पॉलीट्रोपिक है ना n, नीचे n-1 कर दो, बस खेल खत्म, तो आपका बन के रेडी हो गया। अब देखो लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको इसको डेराइव करना पड़ता है, डेरिवेशन पूरा लंबा चौड़ा, विच इज नॉट यूजफुल फॉर यू, कभी नहीं लाइफ में किसी को नहीं पूछा है, वो बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। कुछ एग्जाम में सब्जेक्टिव जब होता था तो पूछा जाता था, आज के टाइम पे वो उसको भी खत्म कर दिया गया है, जैसे एसएससी जे में पूछा जाता था मेंस में, अब वो भी खत्म कर दिया, आज के टाइम में मेंस सबको खत्म किया जा रहा है, वो ना के बराबर पूछा जाता है, तो ये डराइव करके आपका बन जाता दिस वन, तो ये आपको रटना पड़ेगा जैसे भी करके। देखो पॉलीट्रोपिक वर्क सेम है, ये यही वैल्यू है, ये वाला वैल्यू को यहाँ पे वर्क डन पॉलीट्रोपिक, चाहे तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 एन माइनस, बस अंतर ये था, यहाँ पे जोड़ था, यहाँ पे इंटू में, ये ब्रैकेट में नहीं इंटू में। अंतर क्या हो गया कि यहाँ पे आपका MCV/dt था ना, ये कन्वर्ट हो गया आपका किसमें, गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1। अब यहाँ बोलेंगे सर यहाँ पे गामा क्या है, आपको पता है एडियाबेटिक इंडेक्स, और आगे चलकर आपको समझ आएगा कि एडियाबेटिक इंडेक्स बेसिकली सीपी अपॉन सीवी होता है, सीपी यानी स्पेसिफिक हीट रेट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि सीपी बड़ा है ना इसलिए ऊपर रहता है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ध्यान देना कि सीपी अपॉन सीवी का रेशियो को हम लोग एडियाबेटिक इंडेक्स कहते हैं, जिसका वैल्यू भी आपको पता है कि कितना लेके चलते हैं, 1.41 लेके चलते हैं, किसके लिए, एयर के लिए, या फिर नाइट्रोजन के लिए भी हम लोग इतना ही लेके चलते हैं, ठीक है, याद रखना 1.41। और ये एन क्या है, ये आपका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स, क्या होता है मेरा, पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होता है, ठीक है। ये दो चीज कहानी हो गया। और पॉलीट्रोपिक इंडेक्स का वैल्यू सर एडियाबेटिक इंडेक्स का भी वैल्यू 1 से बड़ा होता है और एन का भी वैल्यू 1 से बड़ा ही होता है, लेकिन एन का वैल्यू जो होता है 1 से बड़ा तो होता है, लेकिन गामा से छोटा होता है, गामा से छोटा होता है। सर फिगर बता दे बगल वाला, हाँ ये फिगर कुछ नहीं है डियर, यहाँ बस पॉलीट्रोपिक का मैं आपको समझा रखा हूं कि जैसे आप हीट देते हो तो उसके वजह से उसमें इंटरनल एनर्जी आपको देखने को मिलता है, जो भी आपका ये मॉलिक्यूल्स है ना, इसका इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। आपको मैंने कहा था कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग कि ऑल मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन मोशन, गैस पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन मोशन, गैस पार्टिकल हमेशा गति करते रहता है, तो अगर टेम्परेचर इसमें दोगे तो इसमें बहुत ज्यादा ना रेंडमनेस हो जाए, बहुत टकराएगा, ज्यादा दूर दूर भागने लगेगा, टेम्परेचर होगा और टकराएगा और दूर भागेगा, राइट। और साथ ही साथ ये मेरा कुछ वर्क डन करता है, क्योंकि जब इसके ऊपर अगर मैं क्या करता हूँ, एक बैलून लगा दूंगा ऐसे करके, जो अभी बैलून फुला हुआ नहीं है, तो अगर धीरे धीरे हीट बढ़ेगा तो वर्क डन क्या करेगा, वर्क डन कैसे दिखेगा कि ये धीरे धीरे बैलून बड़ा होता जाएगा, है ना। ये इजी तरीका है। या फिर दूसरा तरीका क्या था कि इसको जो बड़ा हो रहा है ना, इससे इसका यूज करके हम लोग साफ्ट वगैरह लगा देंगे, साफ्ट घूमेगा और एक कोई रस्सा से एक वेट को लटका देंगे तो वेट धीरे धीरे ऊपर लिफ्ट करेगा, है ना, समझ गए। तो ये बता रहा कि हाँ यहाँ पे इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रहा है
क्यों? क्योंकि पार्टिकल दूर दूर भाग रहा है और दूर भागेगा गैस फैलेगा तो बैलून जाके भरेगा तो वर्क डन भी कुछ कर रहा था, वर्क डन भी हो रहा है, इंटेंसिटी बढ़ रहा, वो बताने का तरीका था ये फिगर के थ्रू। समझ गए? और दिस इज योर फाइनल चार्ट। ये सभी चीज यहां पे लिख दिया गया है कि आइसोकोरिक में आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, वर्क डन कितना होता है, हीट ट्रांसफर कितना होता है। आइसोबेरिक के केस में कितना होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वर्क डन कितना होता है, हीट ट्रांसफर कितना होता है। आइसोथर्मल के केस में कितना होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वर्क डन और हीट ट्रांसफर। आइसोबेरिक सब। अब देखो यहाँ ना आप लोग को लगेगा सर ये बहुत टफ है, कैसे देखो, बहुत इजी है, मुझे लग रहा है अभी तक आपको आधा ज्यादा याद हो गया होगा। जैसे सर आइसोकोरिक में वर्क डन 0, आइसोबेरिक में सर पीवी पीडीवी पी V2 माइनस V1 हो गया। आइसोथर्मल में कई बार मैं बोल चुका कांस्टेंट ln V2 माइनस V1, तो ये भी हो गया। और इन दोनों का तो बच्चा वाला है, किस इन दोनों का, किसका, इन दोनों का अगर बात करें एडियाबेटिक और पॉलिट्रोपिक, सर वही P1 V1 माइनस P2 V2 n माइनस 1 और गामा माइनस 1, ये तो क्लियर हो गया। समझ गए? अब बात करते हैं हीट का। जैसे अगर बात करेंगे किसका, आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट, तो मैंने आपको ट्रिक बताया। आइसोकोरिक अगर मैं बात करता हूं तो आइसोकोरिक वॉल्यूम क्वेश्चन वाली याद रखना कि इसमें du के बराबर हो जाता है, चेंज इन हीट इक्वल टू du के बराबर। कैसे? आप डायरेक्ट ये ध्यान रखना, आपको याद रखना फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स और हीट, अगर आपको वर्क डन पता है ना तो आप निकाल लोगे वाला। क्यों? सर मुझे क्या होता मेरा, अगर बात करेंगे आइसोकोरिक का वॉल्यूम कांस्टेंट में, तो सर वर्क डन तो होता 0, डेल डब्ल्यू 0, और सर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, डेल Q इक्वल टू du प्लस डेल डब्ल्यू। तो सर ये अगर 0 हो गया तो बचेगा क्या, du। और यूरासिंग सर, यूरासिंग मतलब u इक्वल टू m क्या, uv cv dt, तो बन गया आपका, बन गया। सेम चीज अगर बात करेंगे किसके केस में, आइसोबेरिक, तो मैंने कहा था अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो वो एंथैल्पी के बराबर हो जाता है, तो एचपी का लैपटॉप, तो यहाँ पे पी आ जाएगा, पी आ जाएगा। और आइसोथर्मल मैंने कहा था ये आइडियल होता है, आइडियल। इसके केस में ये और ये दोनों बराबर, ये दोनों सेम सेम है, ये जुड़वा भाई है। आप देखो ध्यान से, अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखोगे तो आपको क्या पता चलेगा, यहाँ आपको पता चलेगा कि दोनों में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों सेम है। एम आर टी एल एन, चाहे तो वो भी आप लिख सकते हो क्या, एम आर टी की जगह सिंपल सी एल एन V2 माइनस V1। ये मेरा हीट भी होगा, डेल क्यू बराबर भी होगा, हीट वर्क डन भी और हीट ट्रांसफर भी। क्यों? क्योंकि याद होगा इस केस में मेरा क्या देखने को मिलेगा, आइसोथर्मल में, आइसोथर्मल के केस में मेरे को देखने मिला था कि इंटरनल एनर्जी खत्म हो गया था। क्यों? क्योंकि इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, वो टेम्परेचर में डिपेंड करता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है 0 तो इंटरनल एनर्जी भी 0। और एडियाबेटिक में तो सिंपल 0 वर्क डन। और पॉलीट्रोपी में एक खाली याद रखना कि पॉलीट्रोपी का जो वर्क डन होता है ये वाला, इसके साथ मल्टीप्लाई करना, मतलब इसको चाहते हो ऐसे मैं बड़ा करके लिख देता हूं कि गामा माइनस एन डिवाइड बाई गामा माइनस 1 इंटू P1 V1 माइनस P2 V2 इंटू एन माइनस 1। तो इसके लिए शॉर्ट में लिख दिया हूं कि पॉलीट्रोपी का वर्क और गामा माइनस एन और गामा माइनस 1, बस। तो यहां से ये सारे प्रोसेस आपको समझ में आ गए, क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोग सारी चीजों को समझे होंगे। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। या फिर आप बोलो तो मैं नेक्स्ट टॉपिक को भी पढ़ा दूं, मेयर्स इक्वेशन एक है, लेकिन वैसे है 7-8 मिनट में मुझे लग रहा है ये हो जाएगा। चलो इसको डिस्कस कर लेता हूं मैं। एक मेयर्स इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली ना रिलेशन एस्टेब्लिश करता है, एक नया रिलेशन, सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर आता है। तो यही आर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये आर जो है क्या, सीपी क्या, सीवी क्या है, ये रिलेशन है। ये कभी कभार आपको पूछा जाता है, तो चलो देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है, देख लो। बात करते हैं डियर स्टूडेंट हम लोग मेयर्स इक्वेशन के बारे में अब, है ना। मेयर्स इक्वेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो क्या होता है, ये इसको डेराइव आपको याद नहीं रखना, ये कुछ नहीं काम आएगा, मैं आपको पहले बता दें सारे स्टूडेंट को, इसका केवल ये ध्यान रखना, बस बस दैट्स इट। लेकिन बस ये बात है कि ये कहां कैसे बना इसको जान लो एक बारी। और हाँ, इसका कोई अलग अलग फॉर्म पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है। हाँ हाँ, क्लास होगा कोमल। चलो, क्या कहा गया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग मेरे को क्या पता है कि सर डेल क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू पता है। सर आइडियल गैस रिलेशन से डी यू क्या पता है, डी एच क्या पता है, एमसीपीडीटी, एमसीपीडी अभी जस्ट निकाले हम लोग, अभी जस्ट निकाले कि डी यू इक्वल टू एमसीपीडीटी होता है, डी एच इक्वल टू एम आपका सीपीडीटी होता है। अच्छा, एंथैल्पी इक्वल टू क्या पता है, यू प्लस पीवी होता है। सारे चीज जो मेरे को पता है उस चीज को लिख दिया गया। अब देखो क्या करा गया, एंथैल्पी इक्वल टू जो मेरा होता है ना, एच इक्वल टू यू प्लस पीवी, एच के जगह में देखो मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएट यहां बीच में करा है डिफरेंशिएशन। तो एच का हो गया है डीएच, यू का हो गया है डी यू, और पीडी भी आपको पता ना एक्स एंड वाई का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, एक को साथ में रख के, तो मैंने बस डी के फॉर्म में दोनों को लिख दिया है। या फिर ऐसे हो सकता है फिलहाल कि फिलहाल मैंने क्या करा डियर, एक सेकंड,
फिलहाल मैंने क्या करा, डी के साथ मल्टीप्लाई फिलहाल करा, उसके बाद यहाँ पे किया गया, देखो डी और डी मैंने कर दिया, बस डी कर दिया, इनटू मैंने डी के साथ, डिफरेंशिएशन छोड़ दो, ये मैंने फॉर्म को लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूं ना कि इंटरनल एनर्जी को उधर ले गया हूं, तो डीएच माइनस डी यू हो गया, डीएच माइनस डी यू हो गया, इक्वल टू टी पी डी इंटू पीवी आ गया। अच्छा ठीक है, आपको पता ना पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। तो मैं क्या यहाँ पे इस पीवी के जगह में अगर मैं एमआरटी वैल्यू पुट कर दूं, कोई दिक्कत है? पीवी इक्वल टू एमआरटी, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और यहाँ पे क्या करा गया है, आपको पता कि डीएच इक्वल टू, देखो ये होता है एमसीपी dt, तो डीएच के जगह में एमसीपी dt वैल्यू पुट कर दिया, और डीयू के जगह में क्या होता है, एमसीवी dt, तो एमसीवी dt आ गया। और जैसे मैंने कहा पीवी इक्वल टू एमआरटी, तो पीवी इक्वल टू एमआरटी, इतना बड़ा इक्वेशन इसलिए बन गया है। इसलिए डिफरेंशिएशन के तरीका से ही बनाते हैं, लेकिन ये ज्यादा इजी है क्योंकि मैं पहले वैल्यू पुट करके बना रहा हूँ, इसलिए ज्यादा इजी है। अच्छा, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपको, सर एम यहाँ भी है, यहाँ भी एम है, यहाँ भी एम आपको नजर आ रहा है, और यहां भी आपको नजर आ रहा है dt, और यहां भी आपको नजर आ रहा है बेसिकली डी एंड टी, तो सबको एक साथ कर देंगे एम सी बी डी टी। देखो यहाँ पे एम डी टी को बाहर कॉमन ले लिए, एम डी टी कॉमन ले ली, एम डी टी कॉमन ले, बचेगा सीपी माइनस सीवी, और यहाँ पे आपका है ही, इसको बस तोड़ दिए, तो एम आर और डी टी, देखो एम आर और डी एन टी एक साथ कर लिए, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली क्या होगा कि एम डी टी और एम डी टी कट जाएगा, बचेगा क्या, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अभी तक आपको एक रिलेशन पता था कि गामा जो होता है, दैट इज कॉल्ड योर एडियाबेटिक इंडेक्स, वो बराबर होता है सीपी माइनस सीवी का, इज द रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब आप यहां पे क्या, अगर कोई बोलेगा कि रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट क्या होता है ना, रेशियो ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो आपको क्या बोलना है, वो होता है एडियाबेटिक इंडेक्स, एडियाबेटिक इंडेक्स, क्योंकि दोनों स्पेसिफिक हीट का रेशियो को सीपी माइनस सीवी के रेशियो को गामा बोलते हैं। लेकिन अगर कोई आपसे वो बोला कि डिफरेंट बिटवीन टू स्पेसिफिक हीट, दोनों स्पेसिफिक हीट के बीच के डिफरेंस को क्या बोलते हैं, जिसमें बड़ा आपको पता सीपी होता है, यानी कि आपसे पूछ रहा सीपी माइनस सीवी क्या होगा, तो होता आर, और ये कहां से आया है, ये निकला आपका मेयर्स इक्वेशन से, इसको मेयर्स इक्वेशन कहते हैं। बस यही आपको मुझे बताना था। अब देखो इसको तीन भाग में अलग अलग थोड़ा फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे कि अभी मैं आपको सब करके दिखा रहा हूं। मैंने अभी कहा एक तरीका आपको पहले से पता, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू, सर मेरे को आर पता है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना कि सीपी के फॉर्म में सीवी को इंटू कर दिया तो हो जाएगा सीवी इंटू गामा। आपको याद रखना यही दोनों, बस इस दोनों से सारा निकालने में सिखा दे रहा हूं, एक हो गया, तो ये मेरा बन गया ना। अब देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूं, सिंपल में यहाँ पे एक सेकंड, तो हाँ यहाँ पे हम क्या लिए, आर प्लस सीवी इक्वल टू, सिंपल यहाँ पे कर दिए गामा इंटू सीवी, है ना, क्यों, क्योंकि मेरे को अभी जस्ट आया क्या, ये चीज आया, तो यहाँ पे सीपी इक्वल टू क्या वैल्यू पुट कर सकते, देखो बस खाली फॉर्म चेंज करा गया है कि मेरे को अभी पता चला सीपी माइनस, एक सेकंड, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, तो मैं सीपी इक्वल टू क्या सकता हूँ, आर प्लस सीवी, तो बस आर प्लस सीवी को यहाँ जाकर वैल्यू पुट कर दो, क्या कर देंगे, आर प्लस सीवी इक्वल टू सीवी गामा, देखो आर प्लस सीवी इक्वल टू सीवी गामा, ये मेरे को पता चल गया। अब क्या करेंगे, आर का वैल्यू को निकालना, सीवी को तो धकेल दो, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीवी गामा एंड माइनस सीवी को कॉमन ले लो, सीवी कॉमन है तो गामा माइनस 1, तो आर इक्वल टू एक यहां से फॉर्म बन के रेडी आ गया, क्या, सीवी गामा माइनस 1, वही लिखा गया सीवी गामा माइनस 1, ये एक फॉर्म मेरे को मिला, क्या कि आर इक्वल टू, मतलब एक आपको बोलेगा कि आर इक्वल टू होता है सीपी माइनस सीवी, एक आर इक्वल टू होता है सीवी गामा माइनस 1, या फिर आपको यहाँ पे सीवी निकालने बोल देगा, सीवी इक्वल टू क्या, आर अपॉन गामा माइनस 1, तो ये भी आपको बोल देगा, ये भी रिलेशन बन गया, समझ गए। और जब यहां से आपको एक चीज पता चलेगा क्या, कि सीवी इक्वल टू लिख सकते हैं आर अपन गामा माइनस 1, तो यहाँ पे सीवी के जगह में आर अपन गामा को वैल्यू पुट कर दिया गया, तो एक नया फिर सीपी, तो यहाँ पे आपको सीवी इक्वल टू क्या मिल गया कि आर अपन गामा माइनस 1 एंड सीपी इक्वल टू गामा टाइम आर अपन गामा माइनस 1, तो ये दो पूछा जाता है। तीसरा आर इक्वल टू सीवी गामा माइनस 1, ये तीसरा, और चौथा आपका हो गया क्या, मेयर्स इक्वेशन ये, और चौथा आपका सीपी अपॉन सीवी इक्वल टू गामा, तो आपका एक हो गया, दो हो गया, 3 4 एंड 5, ये सारे 5 इक्वेशन आप प्रैक्टिस करोगे, आप सारे चीज को आराम से कर लोगे, समझ गए। अब यही चीज क्या होता है, सीपी एंड सीवी का वैल्यू एयर के लिए कितना होता है लिख दिया गया है, 1.005 होता है सीपी का वैल्यू, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर,
और स्पेसिफिक कंडक्शन वॉल्यूम का वैल्यू एयर के लिए 0.718 हो जाता है किलो जूल पर केजी केल्विन में। और आर का वैल्यू जो कि कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट, हाँ यहाँ पे आर क्या है याद रखना, यहाँ पे आर जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है। यूनिवर्सल फिक्स होता है, कैरेक्टरिस्टिक सबके अलग अलग होता है, इसलिए आर के लिए आर का वैल्यू आपका 0.287 होता है किलो जूल पर केजी केल्विन। और गामा जो लेते हैं एडियाबेटिक इंडेक्स एयर के लिए 1.41 लेके चलते हैं, फिर 1.4 होता है। क्लियर? चलिए, तो दिस इज योर क्लास।